जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो क्या मतलब है, और जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो क्या इसका अर्थ है ना। देखिए, शुरू में क्या हो रहा था कि इन द बिगिनिंग जब इकोनॉमिक्स लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। वो देख रहे थे कि भाई कितना वृद्धि हो रहा है, यानी देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो हम मानेंगे अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, हमारा सब कुछ बढ़िया हो रहा है। कहने का अर्थ कि हम आउटपुट को देखते थे, कितना उत्पादन हो गया है, और वो क्वांटिटी टर्म में देखते थे, मात्रा में देखते थे, कितनी मात्रा में बढ़ा या घटा, उसको मापते थे हम, और उसी को हम वृद्धि कहते हैं। तो बहुत सिंपल मीनिंग इसका है कि क्वांटिटी के रूप में अगर हम माप ले किसी चीज को, या किसी एरिया को, या किसी सेक्टर के बारे में परफॉर्मेंस देख ले कि भाई एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पिछले साल इस साल कितना हुआ, इंडस्ट्री में कितना परसेंट हुआ, तो कितना इस बार हुआ, सर्विसेज में कितना बढ़ा या कितना घटा, तो कह लेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं उसको, है ना। अब ये ग्रोथ तो ठीक है, मतलब ये नंबर बता देता, सब कुछ कर देता है, लेकिन क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ से बहुत काम नहीं चलने लगा। लोग बोले कि ग्रोथ कोई एक ऐसा मतलब कि रामबाण नहीं है जिससे कि सारी समस्या का समाधान हो जाए। दरअसल बोला कि इनको आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, खास करके विकासशील देशों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिए, आप रेदर देन ये कि डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो इससे मोर देन ग्रोथ, जब वृद्धि तो हम नंबर की बात कर रहे हैं कि भाई कितना बढ़ा, मान लीजिए 1000 टन गेहूं उत्पादन पिछली बार हुआ, इस बार 2000 हो गया, तो हम बोलेंगे 1.5 गुना हो गया, तो ये तो हो गया वृद्धि हमारा। लेकिन क्या उस वृद्धि से उसमें लगे हुए जो किसान हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है? क्या जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनका जीवन स्तर सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है? तो हम विकास कब बोलेंगे? वृद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर चीज यह है कि हमारा विकास हो, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। क्वालिटी में सब कुछ क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उत्पादक से लेकर के उत्पादन से लेकर उत्पादक तक, मतलब जो पैदा हो रहा है सामान उनकी भी गुणवत्ता बढ़े, और ताकि उसका कंज्यूमर का फायदा मिले उसका, और जो उत्पादन कर रहा है उनका जीवन स्तर में सुधार हो जाए। एज ए होल अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो फिर पूरे इंडिया में अगर ग्रोथ हो रहा है तो क्या लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है? और जीवन स्तर में सुधार का क्या मतलब है कि क्या लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, क्या बेहतर शिक्षा मिल रहा है, क्या बेहतर एनवायरमेंट, सांस लेने के लिए आज जगह नहीं है, लोग जो सोच रहे हैं कि कहां जाए कहां रहे, है ना। मैं तो दिल्ली से यहां आया, सोचा कि भाई यहां तो कुछ अच्छा होगा, है ना। तो मॉर्निंग में मैं बाहर निकला घूमने के लिए, देख रहा हूं यहां तो दिल्ली जैसी स्थिति है बिल्कुल, है ना। उसी तरह का फॉग, धुआं और ये पोल्यूशन यहां भी भरा हुआ है, यहां भी 500 अबाव है, बताओ। तो फिर मैं सोच रहा था कि फिर दिल्ली और यहां में कोई अंतर ही नहीं है। मैं सोचा छोटा शहर है, शायद यहाँ पे बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोडक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों का जीवन में क्या इंप्रूवमेंट है हो रहा है, उसको हम बोलते हैं विकास। तो विकास क्या हो गया? एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े, साथ ही साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हो। अब देखोगे एग्रीकल्चर में क्या स्थिति है, उत्पादन तो साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन किसानों की आय में कहां वृद्धि हो रही है? मोदी जी ने कहा था कि हम आय दुगुनी कर देंगे, अब वो कुछ बोलते भी नहीं है इस मुद्दे पे। मतलब जो बात उन्होंने पहले कह दिया ना, अब उस पर कुछ बोलना ही ये नहीं समझते हैं, रोजगार पर बोलना नहीं चाहते हैं। जो भी उन्होंने पहले कह दिया अब उस पर नहीं बात करना। किसानों की आय दुगनी करनी, सबको घर देना है 2022 तक, ऐसा मतलब पॉलिसी लेकर के आए थे, पढ़े भी थे हम लोग सारा कुछ, तो लेकिन वो नहीं मिला, उस पर बात नहीं करें, कुछ नया फिर प्रोग्राम लेकर के आ जाएंगे, विश्वकर्मा योजना, नया नया योजना पढ़ा देंगे आपको, कुछ अवार्ड मिल गया उसमें,
तो वो सब चीजें आ गई उसमें। लेकिन पुरानी जो बात, समस्या तो समाधान हुआ नहीं है, समस्या तो वहीं का वहीं है। तो वो समस्या बेसिकली वो डेवलपमेंट की समस्या है, कोई छोटी बड़ी समस्या नहीं है। कोई इंडिविजुअल, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जेल आ रहा है, ये तो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था की बात है ना। तो अगर एक व्यक्ति की बस में हो तो वो आराम से कर दे, क्यों ना करे, उन्हें क्या परेशानी हो सकती है इसमें। लेकिन पूरी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो हम यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि एक जो कॉन्सेप्ट है, अब जब हम डेवलपमेंट क्या है तो क्या है, अब जैसे करें कि सर जीवन गुणवत्ता में सुधार, अब इसको नंबर में कैसे करेंगे। एक तरह से एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है ये, नहीं, एक तरह से एक ऐसी संकल्पना है जो कि विचारों में आपका है। हम कह रहे हैं कि हमारा बेहतर जीवन होगा, तो ये बेहतर जीवन को एक तरह से एक नॉर्म्स के रूप में हम देख सकते हैं। पिछले लाइफ में तुलना करके देख सकते हैं, भाई अगला पिछला जनरेशन में क्या था, अभी कितनी चीजें अवेलेबल है। तो उन सारी चीजों के हिसाब से कर सकते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ पहले से आप ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं इस मामले में कि हम बेहतर लाइफ हम जी रहे हैं आज के डेट में। द क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेहतर हुआ। जैसे आप डेटा से पता चलेगा आपको कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखो कम हो गया, MMR कम हो गया, मदर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा बढ़ गया है। तो ये सब जो डाटा है वो आउटकम है जो बताता है कि कैसे जीवन स्तर में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। तो ये सब कुछ हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। यानी मिला के आप बात करें, ये तो कहना चाह रहा है कि भाई हम डेवलपमेंट में सबको लेके चलेंगे, गरीबी उन्मूलन भी उसमें शामिल है कि जो गरीब है उनका भी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, है ना। तो आप तो बना दोगे, ठीक है 5 ट्रिलियन, मगर वो 5 ट्रिलियन का लाभ भी तो लोगों को मिलने चाहिए ना। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हमारी बहुत बढ़ गई, 3.5 ट्रिलियन तो हो ही गई, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो ये जॉबलेस ग्रोथ अगर हमारा हो रहा है तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। हमें ग्रोथ सिर्फ नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। जिसको कि राजनीतिक या कहिए कि पॉलिटिक्स के टर्म में कहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय, सबको जो है न्याय मिलना चाहिए। सब जो गरीब है उनको भी, उनका भी अपना हक है इस विकास के ऊपर, तो उनको भी विकास, तो हम पढ़ेंगे आगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है जो सरकार लेकर के चल रही है। तो इसमें पहला लिखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज over time in a country's real output of goods and services। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है किसी भी देश का इंक्रीज ओवर टाइम इन अ कंट्रीज रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी देश का किसी दिए गए समय विशेष में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन, रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रियल आउटपुट पर कैपिटा इनकम। वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक उत्पादन और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, देखिए एक तो हुआ आउटपुट, है ना। आउटपुट अगर देश के बारे में बात करें तो हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम का, यानी जीडीपी का बात कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और ये रियल आउटपुट हम बोल रहे हैं। रियल आउटपुट हम यहां पे कह रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है इसको समझिए। ये कह रहे हैं हम आउटपुट सिंपली कि भाई इतना प्रोडक्शन होगा, यानी जो जीडीपी है हमारा। हम यहां बोल रहे रियल आउटपुट। तो जब हम रियल आउटपुट कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो भी हमारा आउटपुट है उस आउटपुट से क्या करते हैं,
माइनस इन्फ्लेशन करते हैं इसको। यानी जो भी उत्पादन हुआ उसमें से, उस आउटपुट में से मुद्रास्फीति को घटा दिया, तो हमारा हो जाएगा रियल आउटपुट। देखिए, ग्रोथ रिलेट्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज वृद्धि का अर्थ है रिलेट्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वृद्धि का अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद के अवयवों में वृद्धि, सच एज कंजम्पशन, जैसे खपत, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी व्यय, इन्वेस्टमेंट, निवेश, नेट एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा, शुद्ध निर्यात इत्यादि। तो जो जीडीपी होता है, एक बताया था आपको, जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है ना, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वन। C प्लस आई प्लस जी प्लस, क्या प्रॉब्लम है, एक्स माइनस एम। हिंदी में भी लिख लीजिएगा। जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, का एक फॉर्मूला है, यानी कि नेशनल आय निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसको हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के रूप में निकालते हैं। C क्या है? C इज दी हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड है ये। C क्या है? कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, यानी घरेलू खपत हिंदी में लिखिएगा। C क्या है? घरेलू खपत या घरेलू व्यय। I क्या है? इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल, पूंजी के रूप में निवेश। इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल। G इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट कंजम्पशन। G क्या है? गवर्नमेंट सरकारी खपत। और X माइनस एम इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ये। निर्यात में आयात, निर्यात माइनस आयात, ऐसे हिंदी में लिखिएगा, या शुद्ध निर्यात इसी को बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट तो हम कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट तो हमारा माइनस में ही रहता है हमेशा। तो नेट एक्सपोर्ट तो कभी माइनस में रहेगा ना, तो ये हमारे माइनस में रहता है हमेशा। यहाँ पे क्यों हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें, नेशनल इनकम में पढ़ाएंगे आपको वहां पे डिटेल में, मगर यहाँ पे इसलिए हम बात कर रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं
कि जो जीडीपी है उसके किसी न किसी कंपोनेंट में वृद्धि होना। यानी जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भाई हम 2 ट्रिलियन से 2.5 से 3, 3.5 ट्रिलियन पहुंच गए, है ना, तो बढ़ रहे हैं, तो वहां पे देखें कोई ना कोई तो बढ़ रहा होगा ना, या सारे बढ़ रहे फैक्टर बढ़ रहे होंगे। तो या तो ये प्राइवेट कंजम्पशन ही बोलते हैं इनको, हाउस होल्ड कंजम्पशन को, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, और या तो सरकार जो कंज्यूम कर रही है उनकी स्पेंडिंग बढ़ रही होगी, या दोनों बढ़ रहे होंगे, या दोनों बढ़ने साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा होगा, हो सकता है। जैसे आज के डेट में आप देखिएगा कि लोग जो है ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं, नहीं तो जो है कम से कम म्यूचुअल फंड के थ्रू तो पैसा जमा ही कर रहे हैं आप। तो जो पैसा लोग बचत करके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहां जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा ना। तो या तो ये सेक्शन बढ़ रहा होगा, या फिर ये, जैसे आपने बताया कि हमारा ये एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट अभी माइनस में ही चल रहा है, तो इसमें तो बढ़ने का कोई स्कोप अभी भी नहीं दिख रहा है। शायद आगे फ्यूचर में सब कुछ बढ़िया हो सके, बेहतर हो सके, तो शायद हम एक्सपोर्ट में सरप्लस में चले जाए हम, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि समान तौर पर, यानी हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कहाँ बढ़ रहा है, या तो यहाँ बढ़ रहा हो कंजम्पशन में, प्राइवेट वाले में, या तो गवर्नमेंट वाले में, या इन्वेस्टमेंट में, दोनों खर्च करके जो बच रहा होगा, जो बचे कहाँ रखते हैं हम, बैंक में रखते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। या सीधा हम शेयर में लगा दो, भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीधा शेयर में हमारे नहीं भी लगाते लोग, बैंक में तो रखते हैं सारे लोग। तो बैंक का काम क्या है? बैंक का काम तो वही है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उसको पूंजी के रूप में फिर मार्केट में डालना, वही काम, वही भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा। तो ये ग्रोथ जो हम बात करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक फैक्टर में वृद्धि के बारे में हम बात करेंगे, ये कहना चाहते हैं, है ना। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो मोर रेलिवेंट टू डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हमने कहा कि पहले जब इकोनॉमी लोग पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स काफी पहले जब डेवलपिंग कंट्री कॉन्सेप्ट नहीं था इतना ज्यादा, सिर्फ ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। फिर क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्री कॉन्सेप्ट आ गया। अब है कि अभी भी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये डेवलप्ड कंट्री के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। क्यों हो गया रिलेवेंट? क्योंकि उनके पास, उनके यहां जो है अब इतनी समस्याएं नहीं है। अधिकतर लोग एक लेवल पे आ गए हैं, आर्थिक स्तर पे आ गए हैं, जहां पे कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे अगर डेवलपमेंट नहीं भी देखे, ध्यान दे अगर, तभी उनका ग्रोथ से ही काम चल जाएगा। क्योंकि वो मान के चलते हैं कि जब ग्रोथ हो रहा है तो उसका फायदा सबको हो ही रहा होगा इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ आज के डेट में जो है, इट्स मोर रेलिवेंट कॉन्सेप्ट टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर रेलिवेंट कॉन्सेप्ट टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, लाइक इंडिया, चाइना, जिसको भी आप बात कर लो, जो अभी डेवलप हो रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसी को लिख लीजिएगा आप, एक लाइन इसमें और लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के लिए अधिक उपयुक्त माप है। अधिक उपयुक्त माप है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। आर्थिक विकास एक नियामक संकल्पना है। दैट इज, इट अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपुल्स सेंस ऑफ मोरालिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपुल्स सेंस ऑफ मोरालिटी। इसका अर्थ है कि इसे
लोगों के नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है या लागू किया जाता है। लोगों की नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। इट अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपुल सेंस ऑफ मोरालिटी। सेंस ऑफ मोरालिटी। तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कहने का मतलब, जैसे हम कह रहे हैं गरीब, है ना, तो अब गरीब का क्या मतलब है, ऐसे समझिए आप इस चीज को। आज से 30-40 साल पहले क्या होता था, जब हम कह रहे हैं गरीब किसान, तो हम समझते थे कि जिनके जो कि एक धोती पहने हुए हो, पैर में कोई चप्पल उप्पल भी ना हो, है ना, और इस तरह से जो है किसी तरह से जीवन बसर करता हो, गरीब है बेचारा किसान, है ना। आज क्या स्थिति है? आज है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो किसान है, खेती करता हो, है ना, उनके पास उनके पालने के लिए पर्याप्त कपड़े हो, खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, सब कुछ हो, लेकिन वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई वो बेचारा क्या है, गरीब है। तो कहने का मतलब है कि ये पीपुल सेंस ऑफ मोरालिटी चेंज होता है टाइम टू टाइम। अब गरीब का मतलब वो नहीं जो पहले था 50 साल पहले, तो अमीर का मतलब वो नहीं रह गया जो 50 साल पहले था। कि अगर आप उस जमाने में किसी को एक अच्छा सा पक्का मकान हो जाए तो बोला ये तो भाई बहुत अमीर है, तो आखिर में उनको अमीर नहीं कर, सबके पास पक्का मकान हो गया, किसको अमीर बोलोगे आप? तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। अब हम अभी क्या बात करते हैं भाई, अच्छा लाइफ का मतलब आप देखो कि अच्छा एक तो एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा पोषण मिलना चाहिए, खाने पीने में भी आप सिर्फ ये नहीं कि खाना मिल रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, लोग भूखे ही मरते थे, भूखमरी बहुत हुआ करती थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था। अभी ऐसा नहीं है, खाना मिल रहा है उनको, लेकिन पोषण नहीं मिल रहा है। तो किसी जमाने में खाना नहीं मिलना गरीबी था, आज पोषण नहीं मिलना गरीबी है। खाना तो मिल रहा है, लेकिन उस खाने में आप देखो कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना क्या मिल रहा है उनको, पोषण सही मामले मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा तो शरीर में बीमारियां होंगी, समस्याएं होंगी, और जब बीमारियां होंगी तो उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए कहा गया कि डेवलपमेंट क्या है, मतलब एक तरह का सेंस ऑफ मोरालिटी है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, बदलता जाएगा। आपको हो सकता है अमेरिका में जो गरीबी कॉन्सेप्ट है वो अलग है, और हमारे यहाँ वो जो है वो अलग है। वहां तो बेरोजगार है, उनको भी भाई गवर्नमेंट जो है $5,000 में देती है कि भाई इतना रुपया आप लो बेरोजगारी भत्ता के रूप में। हमारे यहाँ कहाँ देती है बेरोजगारी भत्ता? ऐसा तो कोई हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन वो वहां के लिए गरीब है। और $5,000 के हिसाब से अगर आप देखिएगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रुपया गवर्नमेंट अगर इंडिया में दे दे तो फिर बेरोजगार तो कहां भी नहीं ढूंढेगा। इतना डॉलर तो बहुत, अगर मोर देन सफिशियंट है ना, 40,000 रुपये के आसपास चला जाएगा आपको, है ना। 40,000 तो 6 के यहाँ पे आप मतलब कि 40,000 एक कहिए कि एक लेवल है जिसके ऊपर जो है हाई सैलरी वाले आते हैं और नीचे जो है लो सैलरी वाले आते हैं। 40,000 बहुत अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ, इतना वहां बेरोजगारों को दे देते हैं। तो समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से मोरालिटी चेंज होता रहता है। तो लेकिन यहां पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर के। डेवलपिंग कंट्री में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ के उत्पादन से काम नहीं चलेगा, और सारी चीजों को करना पड़ेगा। जैसे लोगों को शिक्षा उपलब्ध करा दिया गया, तो शिक्षा उपलब्ध कराने से क्या होगा, एटीट्यूड चेंज होता है, सोचने की शक्ति आती है। जो पुरातन तरीके से सोच रहे थे उसमें सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो शिक्षा एक बड़ा टूल है किसी भी समाज के लिए कि उनके विचार को बदलने में बहुत काम आता है वो। तो जो पुरानी कुरीतियां उसको छोड़ना है, ज्यादा ताकत लगाने की बजाय जो है शिक्षा को प्रसार करो आप। उन बच्चों में मतलब तर्क बुद्धि
का विजयारोपण करो, उनको तर्क तर्क के आधार पर सोचने के लिए शिक्षित करो आप, ताकि चीजों को उसी तरह वैज्ञानिकता से सोच सके। तो अपने आप जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराना एक जमाना हुआ करता था कि लोग हर बीमारी में भूत पिशाच ढूंढते थे, नहीं ढूंढते थे ये। किसी गांव में देखो ना, किसी को कुछ हो जाएगा बोलेगा कि इसको भूत पकड़ लिया है या कुछ और बीमारी हो गया, इस तरह का, मतलब उनको कहीं गए थे तो कोई आत्मा पकड़ लिया, कुछ और हो गया। कि शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, शहरों में कहाँ भूत पकड़ता किसी को। तो रीजन इज कि यहाँ पे जो लोग पढ़े पले हैं, बड़े हैं, है ना, उनमें इतनी तार्किकता शुरू से ही है, बचपन से ही है कि वैसा कोई चीज नहीं होता है, ये सारी चीजें। लेकिन वहां पे नहीं है ऐसा, क्योंकि वहां पे एजुकेशन लेवल उस स्तर का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। अब वहां हो रहा तो भी आप बेहतर हो रहे हैं पहले से, तो तार्किकता उसमें आ रही है। इसमें लिखे हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। आर्थिक विकास के अंतर्गत जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इंप्रूवमेंट इन सेल्फ स्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकता में वृद्धि, सेल्फ स्टीम नीड्स एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, और शोषण से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज ग्रेटर चॉइस। शोषण से स्वतंत्रता तथा चयन करने की अधिक आजादी शामिल है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। यह एक बहुविमीय प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुविमीय प्रक्रिया है, इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, बहुविमीय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। It implies upward movement of entire social system, upward movement of entire social system, in terms of income, saving and investment। यह आय, बचत एवं निवेश के संदर्भ में संपूर्ण समाज के उत्थान को दर्शाता है, उत्थान को दर्शाता है। It relates to the growth of human capital indices भी कह सकते हैं। It relates to the growth of human capital indices। इसके तहत मानव पूंजी इंडेक्स में वृद्धि होती है। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, बताएंगे आपको, जैसे ह्यूमन ले आइए, मानव पूंजी इंडेक्स में वृद्धि, असमानता में कमी, डिक्रीज इन इनइक्वलिटी, असमानता में कमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस,
which improves the quality of life, और जीवन स्तर में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। It is a more relevant measure of progress in developing countries. विकासशील देशों में आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता और प्रगति को मापने का एक बेहतर तरीका है, तो हम क्या करते हैं, कहां आ गए हम, हमारे लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ एक चीज समझ लीजिए, विदाउट ग्रोथ नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल। पहली बात नहीं समझ लीजिए, जब वृद्धि नहीं होगा तो हम विकास की क्या बात करेंगे। जैसे हमारे पास जब कोई पैसा ही नहीं हो तो हम क्या बात करेंगे, किसको कितना देना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, कैसे वितरण किया जाएगा, गरीबी उत्थान कैसे किया जाएगा। जब है जो सरकार के पास पैसा ही ना हो, सरकार क्या कार्यक्रम बनाएगी। पैसा कब आएगा, जब ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ मस्ट है, लेकिन ग्रोथ इज नॉट सफिशिएंट टू अस, कि सिर्फ ग्रोथ ही हो जाने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बेसिक है मगर वो सब कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जब यानी कि डेवलपमेंट इज मोर देन द ग्रोथ, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अभी बात कर रहे हो कि ग्रोथ हो तो डेवलपमेंट भी हो। और ये आप देखेंगे एग्रीकल्चर के मामले में विशेष करके, जहां ग्रोथ हो रहा है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उठा के देखो ना भाई, 2000 में इकोनॉमिक ये एग्रीकल्चर न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया सरकार के द्वारा, नई कृषि नीति लाई गई 2000 में, और 2000 में लक्ष्य रखा गया था 4% का, और मिला कितना उनको, 1.9 to 2.1 ऐसे के आसपास मिला। 10 साल तक ऐसे ही मिला उनको। तो आप समझो कि अभी हम कहां पहुंच गए, अराउंड 4%। तो ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हो गया, डबल। क्या जीवन उनका दुगना इंप्रूव हुआ है, क्या देखने की बात है। क्या उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो स्वास्थ्य की और सारी व्यवस्थाएं थी, क्या उनका पहले से दुगना बेहतर हो चुका है, नहीं हुआ। तो ग्रोथ तो हुआ लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस तरह से एज ए होल कंट्री में आप देखिएगा तो यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आपको आया था, इसमें आया था, उन्होंने पूछा था कि जॉबलेस ग्रोथ के रीजन क्या है, बताइए आप, कारण बताइए आप। तो हमारे यहाँ 91 के बाद देखिएगा, जब से हमने इकोनॉमिक पॉलिसी नया अपनाया तब से बहुत ग्रोथ हुआ, हमारा बहुत ग्रोथ हुआ, लेकिन डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। यानी कि जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया। जॉब क्रिएट होगा तभी तो लोग पास पैसा जाएगा ना। उसका रीजन क्या है कि जो ग्रोथ हुआ वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में, सर्विसेज में ज्यादा हुआ, और सर्विस सेक्टर जो है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, पूंजी सघन क्षेत्र कहते हैं उसको। वहां विकास हुआ बहुत तेजी से, उसका फायदा बहुत कम लोगों, क्योंकि उसमें मैन पावर बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं। इसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि 10-20 लोग छोटे छोटे दुकान में भी लगे रहते हैं। आप देखिएगा छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी, स्मॉल स्केल में भी 10-20 लोग काम कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, 5-7 लोग मिलकर के ही पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी चला लेते हैं। ज्यादा रोजगार क्रिएट नहीं कर सका, हालांकि ग्रोथ बहुत हुआ। तो ये एक इशू ये हमारे लिए हमेशा रहता है। अब कि जो आर्थिक विकास है उसको हम मापते कैसे हम मापेंगे, मैं बताएंगे कि क्या बेहतर स्थिति हो रहा है, क्या बेहतर नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने बताया कि बहुत सारे इंडिसेज हैं, बहुत सारे माप हैं
है ना, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तो ऐसे समान तौर पर हम कह रहे जीडीपी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है कि नहीं, ये भी एक माप है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक इंडेक्सेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ये बताता है उस कंट्री में अब उनके अपने जो भी पैरामीटर है, उनके पैरामीटर के हिसाब से हम ये निकालते हैं कि भाई किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई भारत का क्या स्थिति है, कितना बेहतर हुआ है पहले की तुलना में। तो ये एक बताता है स्थिति ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट का स्थिति बताता है, ये ग्रोथ का नहीं बताता है। क्योंकि इनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे इसके 3 बेसिक पैरामीटर हैं। नंबर 1 वो कह रहा है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक पैरामीटर है। किसी भी देश का जितना ज्यादा लॉन्ग और हेल्दी लाइफ होगा उनको ज्यादा पॉइंट मिलेगा इस इंडेक्स के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ का मतलब क्या हो गया, जहां पे कि पहली बात तो समझिए कि पोषण की व्यवस्था सही होगी, लोगों को खाना पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त पोषण उनको उपलब्ध होगा। नंबर 2 वहां का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सांस लेने से लेकर के पानी से लेकर के मिट्टी तक सब कोई प्रदूषित नहीं होगा, तो वो भी उसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग लाइफ कब होगा, साथ में लोगों के पास स्ट्रेस कम होगा, या वर्किंग एनवायरमेंट भी उसमें शामिल हो गया। मतलब बहुत वाइडर टर्म लेकर के चल रहे हैं। तो ये कह रहे पहला करेंगे लॉन्ग लाइफ, तो लॉन्ग लाइफ होने के लिए एक तो पोषण बता दिया, दूसरा है कि मेडिकल फैसिलिटी कितना अवेलेबल है, कितना मतलब एक्सेसिबल है। अवेलेबल सिर्फ होने से नहीं काम करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे शहर में आपका जो है 50 हॉस्पिटल हो, लेकिन क्या गरीबों के लिए उसमें एक्सेस है, ये आपको देखना पड़ेगा। गरीब बेचारे कहां जाते हैं, आज भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो वहां उनका बिल हजारों में आएगा, तो वो पे नहीं कर सकते उनको चीजें। तो अवेलेबिलिटी आज के मामले में अगर हम बात करते हैं तो दैट शुड इंक्लूड एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। सिर्फ अवेलेबल होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, सबके लिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए। बात आ रही समझ में? तो हेल्थ इंप्रूव कब करेगा, जब सबके लिए एक्सेसिबल हो। जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया है ना। अब वो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेसिबल टू ऑल है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप बीपीएल हो कि एपीएल हो कि किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कि आप दिल्ली के हो भी या नहीं, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। आपको वहां पे जाना है, सिर्फ अपना आधार कार्ड देना। अब कहीं के भी हो, भाई दिल्ली में हो तो दिल्ली में आया तो दिल्ली के हो गए, कहने का मतलब। तो सरकार जितने भी कार्यक्रम चलाती है देखिएगा, उसमें अधिकतर आपको मिलेगा उसमें 50,000 का ई फॉरवर्ड, बीपीएल के लिए ये है, एम के लिए ये है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, इस तरह से प्रोग्राम चलाती है ना करके। ऐसे हो बहुत कम ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जो सबके लिए हो उपलब्ध। कार्यक्रम बनाएगी तो अलग अलग कर देगी, उसमें इतना महिलाओं के लिए है, इतना इनके लिए है, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर उन्होंने बनाया कि भाई एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, आप अपना आधार कार्ड लेकर के आओ, जो भी बीमारी है आपको आप इलाज कर वहां पे होगा, और दवाइयां भी जो भी उपलब्ध होगी सब फ्री में आपको मिलेगा वहां, और सबको मिलेगा। तो ये एक बेहतर विकल्प है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पुराने कार्यक्रम को बंद करो, उनको यूज नहीं करो, लेकिन उससे जब बेहतर स्थिति आप पैदा कर सकते हो तो बेहतर स्थिति पैदा करना चाहिए ना। ऐसे पहले क्या था, अभी आप क्या है, कौन योजना है, दीनदयाल योजना करके है, जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे तो आपको कार्ड बनता है, एक कार्ड बनने के बाद जो है आपको दवाइयां फ्री में मिलेगी, एम्स वगैरह में आप जाइएगा तो गरीबों के लिए है ना, सबके लिए तो नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज सबके लिए फ्री होना चाहिए। जब तक ये सबके लिए फ्री नहीं होगा ना, तब तक इक्विटी नहीं आएगा। बीमारी थोड़ी इंसान पर जानता है, ये गरीब हो कि अमीर हो, इसको लग गई तो लग गई। अब शिक्षा भी वही बात है, शिक्षा भी आप सबको समान रूप से दोगे तब तो समान अवसर मिलेगा उनको। अब एक बेचारा वो गरीब है, वो पढ़ रहा है कहां पे, सरकारी स्कूल में, जहां पे कि न स्कूल की सही से व्यवस्था है, न बिल्डिंग सही से है, न टीचर सही से है, न पढ़ाई सही से वहां पे हो रहा है, तो क्या होगा वहां पे। दूसरा है जो एक जो है
सेंट जेवियर, डॉन बॉस्को और कौन कौन से पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं दूसरे, बिल्कुल टाई वाई लगा करके जाते हैं, शुरू से ही ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं वो। तो दोनों में बहुत अंतर है ना। वो असमानता खत्म कैसे होगी जब आप सबको फ्री कर दो, एक जैसा कर दो, एजुकेशन सिस्टम को एक कर दो आप। सिस्टम हमारा एक नहीं है, 4 तरह का सिस्टम है। आईसीएसई बोर्ड है, फिर सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, फिर उसके बाद जो है एमसीडी वगैरह का अलग स्कूल चलते हैं, उनके अपने सिलेबस है। तो इस तरह से जो है चीजें वो अलग अलग है। तो पहला उन्होंने कहा कि भाई लॉन्गेविटी के हिसाब से, दूसरा कहते हैं कि नॉलेज के हिसाब से, मतलब एक्सेस टू नॉलेज, किस व्यक्ति को कितना जो है, यानी कि कितने वर्ष तक उन्होंने स्कूल में बिताए हैं। आप देखिए गरीबों को क्लास 4-5 पढ़ते पढ़ते ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोई ज्यादा पढ़ लिए तो क्लास 10 तक चले गए, बोर्ड एग्जाम के बाद ड्रॉप आउट हो गया, कोई इंटरमीडिएट के बाद ड्रॉप आउट हो गया, ग्रेजुएशन में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, फिर उसको ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो गया, फिर पीजी में और भी जाने वाले कम हो जाते हैं। तो ये कितना समय तक स्कूल में बिताए, एक दूसरा पैरामीटर उन्होंने बनाया। मैं ये बात कर रहा हूं आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 बेसिक जो आधार है, जिसके आधार पर वो निकालते हैं कि किसी भी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, और जो रैंकिंग करते हैं अपना, उसके बारे में बता रहा हूं कि एक तो उन्होंने बताया कि लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ, दूसरा बताया उन्होंने एक्सेस टू नॉलेज कि ज्ञान तक पहुंच किसका, तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना डिसेंट है। अभी मैं लिखवा दूंगा, आप लिखिए नहीं। तो ये 3 चीज है और ये इनका पैरामीटर है जिसके बेसिस पे कि ये बताते हैं कि पूरे दुनिया में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है ना। अब इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया तो पहले जो है 131वें स्थान पे था 2020 की डाटा है, और 22 में अभी डाटा है तो और एक स्थान खिसक गया, 131 से घट के 132 हो गया हमारा, है ना। तो ये 191 देश पूरे है जिनका कि निकालते हैं ये डाटा। 191 में आप समझो कि 132वें पोजीशन पर हम हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको बहुत बढ़िया स्थिति है, सो ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा एचडीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीआई के अंदर ही बहुत सारे वो अलग अलग जो है 3-4 इंडेक्सेज हैं, वो भी वो निकालते हैं। जैसे वो निकालते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई निकालते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस तरह का है, या इनइक्वलिटी एडजस्टेड IHDI है, वो भी एक इंडेक्स है। इनके इंडेक्स के अंदर इंडेक्स 4 उन्होंने बना के रखे हैं, तो वो सब भी लिख लेंगे, हम लोग जान लेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है कि ये एचडीआई के अंदर कौन कौन से आते हैं या क्या पैरामीटर है, तो उसको देख लेंगे हम लोग। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स एक निकालते हैं, ये जो बताता है महिला और पुरुषों के बीच में कितना विभेद है और किस तरह की खाई अभी बना हुआ है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक है, तो जेंडर डेवलपमेंट एक अलग है और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स अलग है, दोनों अलग अलग है। जेंडर डेवलपमेंट बता रहा है कि महिलाओं का कितना उत्थान हुआ, और जेंडर इनइक्वलिटी बताता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये 2 अलग अलग इंडेक्स, 3-4 इंडेक्स जो है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर खुद आते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे जो नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं हम। अब ये भी एक मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम हैप्पीनेस को भी मापते हैं किसी लेवल पे। तो किस तरह से हम मापते हैं, वैसे ये मापने का कोई इसका सही एकदम एक्यूरेट पैरामीटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैप्पीनेस कई तरह से हो सकते हैं और कई कारणों से हो सकता है और कई स्तर पे हो सकता है। फिर भी जो इनका अपना पैरामीटर है उनको हम पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक निकलता है उसमें जो है